subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग लाए हैं क्लास 11th के लिए फिजिक्स का पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्लास 11th एंड 9th का भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे लाइन बाय लाइन करके। डेली हम लोग क्लास 11th एंड 9th का वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और दोस्तों में शेयर करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पहला पार्ट जो भौतिक जगत है। पार्ट का नाम दिएगा भौतिक जगत। ठीक है, तो भौतिक जगत सबसे पहले हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या किसी द्रव्य पदार्थ या कण या किसी भी रासायनिक उपस्थिति या किसी भी रासायनिक वस्तु के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। रासायनिक नहीं, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का भी होता है। जितना भी सब या किसी भी द्रव्य हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, रसायन हो, उनके बारे में सुव्यवस्थित ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये तो विज्ञान का डिफिनेशन है। अब भौतिक का डिफिनेशन क्या? भौतिक विज्ञान का मतलब इसे भौतिकी भी कहते हैं। तो भौतिक का डिफिनेशन ये होगा किसी प्रकृति में या विज्ञान में भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके बारे में या जिसमें हम लोग प्रकृति के द्रव्य कण ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा, द्रव्य कण और ऊर्जा। ठीक है ना, इसमें इन तीन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ऐसे और भी आते हैं, उनके भी भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक चीज और बता दें आप लोगों को कि जैसे हम लोग को जो भौतिक विज्ञान है ना, भौतिक विज्ञान का आप लोग तो चलिए एक बात और बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि ये जो हम लोग को भौतिक विज्ञान में जो फिजिक्स जो शब्द है ये कहाँ से है, इसके बारे में हम लोग को जानना है अनिवार्य है। तो जैसे कि फिजिक्स जो शब्द है इसके बारे में हम लोग बता दें कि यह ग्रीक भाषा से या ग्रीक से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया, भाषा भी लिख सकते हैं, या ग्रीक देश से भी लिया गया, से भाषा से लिया गया है। जैसे कि जो फिजिक्स है ना, उसमें जहाँ पे ग्रीक भाषा चलता था वहाँ पर हम लोग इसको कहते थे फ्यूसिस, फ्यूसिस फ्यूसिस। ठीक है ना, इसे फ्यूसिस, ग्रीक भाषा का फ्यूसिस। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि क्या होता है, इसमें देखिए द्रव्य कण दिया ना, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है, मतलब लिख देंगे, इसका मतलब प्रकृति तथा द्रव्य कण होता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका मतलब हम लोग बता दे रहे हैं कि जैसे फ्यूसिस का मतलब होता है क्या? प्राकृतिक तथा द्रव्य कण। इससे पहले एक बता दे रहे हैं कि जैसे जब विज्ञान को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होता है ना, तो हम लोग भौतिक विज्ञान को सबसे पहले हम लोग कहते थे प्राकृतिक विज्ञान, भी इसे कहते थे। क्या कहते थे? जिसे जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का सबसे पहला जो नाम है उसे हम लोग कहते थे प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते थे? याद रखिएगा आप लोग, प्राकृतिक विज्ञान उसे हम लोग कहते थे। ठीक है ना, तो प्राकृतिक विज्ञान आप लोग याद रखेंगे तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये तो हम लोग विज्ञान के बारे में हम लोग जान चुके हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में जान चुके हैं। अब इसमें चलते हैं बल के बारे में जानना, अंदर चलते हैं, इसका वीडियो को बताते हैं कि इसमें क्या दिया है कि प्राकृतिक के मूल बल। अब जैसे प्राकृतिक के मूल बल क्या क्या होते हैं? फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है ना, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर्स। तो इसमें हम लोग जानते हैं प्राकृतिक के मूल बल। प्राकृतिक मूल बल मतलब प्रकृति में मूल कितने रूप से बल पाए जाते हैं? तो प्रकृति में मूल रूप से 4 बल पाए जाते हैं, लिख देंगे। प्रकृति में मूल रूप से 4 बल पाए जाते हैं, 4 बल पाए जाते हैं। अब ये चारों बल के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन करके बता देते हैं, उसके बाद एक एक करके डिफिनीशन बताते चलेंगे, आप लोग को समझाते चलेंगे। आज हम लोग चारों बल का डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या बल होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहला इसमें जो बल आ जाएगा, पहला बल होगा क्या? बताइए आप लोग, गुरुत्वाकर्षण बल नाम सुने होंगे, वही गुरुत्वाकर्षण बल। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक ना, ग्रेविटेशन फोर्स। अगला आता है, सॉरी दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तीसरा आता है नाभिकीय बल, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा जो आता है, याद रखिएगा, इसको क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। चौथा को हम लोग कहते हैं क्षीण नाभिकीय बल। ये चौथा आप लोगों को क्षीण नाभिकीय बल आप लोगों को कभी देखे नहीं होंगे। इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। क्षीण मतलब वीक मतलब कमजोर कहा जाता है ना, तो उसी से मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। ये हम लोग चारों बल होते हैं, चारों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो चलिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद एक एक करके लाइन बाय लाइन आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग बता दें ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि जैसे ये कब अप्लाई होता है, ये बता दे रहे हैं आप लोगों को कि दो आकाशीय पिंडों के लिए, ठीक है, कोई भी दो पिंड हो जाएंगे, इनके लिए यह अप्लाई होता है। तो इसमें देख लीजिए दो आकाशीय पिंड लगे, मान लीजिए एक पिंड ये हो गया, एक पिंड ये हो गया, ठीक है ना। तो इनका द्रव्यमान मान लीजिए m1 हो गया, इनका द्रव्यमान m2 हो गया। इनके बीच की कुछ दूरी होगी ना, तो बीच की दूरी r लिख देंगे, ठीक है। तो इनके बीच में एक बल कार्य करेगा। जैसे आप लोग चुंबक को देखेंगे, चुंबक को दो चुंबक एक पास रखें तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है ना, तो सेम टू सेम इन दोनों ग्रहों के बीच में, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई दो ग्रह, मान लीजिए शुक्र पृथ्वी, कोई दो ग्रहों के बीच में आपस में एक बल कार्य करता है, तभी एक दूसरे की दूरी पर हमेशा रहते हैं। नहीं तो एक बल कार्य नहीं करता तो ये इनके कक्ष में आते हैं, ये इनके कक्ष में चले जाते हैं और टकराते हैं और ब्लास्ट कर जाते हैं। ऐसी क्रिया होती कि नहीं। मतलब मान लीजिए जैसे ये कक्ष पे घूमते रहते हैं ना एक दूसरे कक्ष, ये अपने अपने कक्ष पे, और मान लीजिए इनके बीच अगर बल एक नहीं कार्य करता, संतुलित बल नहीं कार्य करता, तो वो क्या होता है, ये इनके कक्ष में आ जाते हैं। जैसे पृथ्वी किसी और के कक्ष में चला आता, जिसके कारण टकरा के वो ब्लास्ट कर जाता है। एक चीज़ और बता दें, अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ आप लोग जितने वेग से फेंकेंगे उतना ही वेग से अंतरिक्ष में पूरा घूमता रहेगा हमेशा। वहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसके कारण वो रुक नहीं सकता। वो जहाँ जाएगा वहाँ तो उतने वेग से घूमता जाएगा। अगर आप उसके सामने आ गए तो आपको छेद कर देगा, ठीक है ना। तो वो आपको होल करके फिर आगे की तरफ निकल जाएगा, ऐसा होता है। और एक चीज़ बता दें, जैसे कि वहाँ पे अंतरिक्ष में हम लोग जैसे कि सीधा खड़े नहीं होते, हम लोग लेटे रहते हैं, इस टाइप का रहते हैं, और वहाँ पे पानी ऐसे गिरा के पिया जाता है, ऐसे डायरेक्ट मुंह पे हम लोग लगा के नहीं पी सकते। ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्ट हम लोग बोतल लगा के वहाँ पे मुंह में पानी पी नहीं सकते, क्योंकि पानी वहाँ से निकलेगा ही नहीं, मतलब नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी उसमें क्रिया होती है कि जैसे कि अंतरिक्ष में हम लोग पानी अगर ऐसे उल्टा लटका देंगे बोतल के साथ, तो वो उल्टा ही रहेगा, उसमें से एक बूंद पानी नीचे नहीं गिर सकता है, ठीक है। जब उसको हम लोग पानी को ऐसे गिराएंगे तब वहाँ पे गिरेगा, तब हम लोग उसको ऐसे, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ यहाँ पर रख के उसके बाद खाते हैं ना, तो सेम टू सेम वैसे हम लोग वहाँ पे पानी भी पीते हैं। ये अंतरिक्ष का वैसी क्रिया होती रहती है। तो अंतरिक्ष में हमेशा अंधेरा रहता है, ये तो हम लोग बताएंगे क्लास 10th में ही आप लोग बता चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़ लिए होंगे तो एक बार और बता देंगे। जैसे कि ये हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसके लिए आप लोग देख चुके हैं। जैसे कि वो क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वहाँ पे अंधेरा छाया जाता है। वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल न होने के कारण उसका प्रकाश का फैलता नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन जब होगा नहीं तो वहाँ पर उजाला होगा नहीं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग वहाँ पर अंधेरा पाते हैं। चलिए हम लोग आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जैसे न्यूटन के अनुसार हम लोग इसका बताते हैं। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच, ठीक ना, किन्हीं दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती। तो न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों पे या इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो लिख देंगे हम लोग डिफिनीशन पूरा। न्यूटन के अनुसार अब देखिए न्यूटन के अनुसार
क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल किसी दो पिंड, किसी अंतरिक्ष आकाशीय पिंड लिख सकते हैं, या किसी दो पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फार्मूला भी निकाल देंगे। तो देखिए पहला क्या होता है, इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको हम लोग F से लिखते हैं। तो कैपिटल F समानुपाती किसके होता है, क्या दिया है, F समानुपाती अनुक्रमानुपाती किसके, दोनों द्रव्यमानों पिंडों के गुणनफल के। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, मतलब गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, m1 गुणे m2, मतलब m1 इंटू m2 लिख सकते हैं, सिंपल तरीका। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या कहा गया, इसमें फिर समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा, किसके, दूरी के, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो 1/r², इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। पहला देखिए कंडीशन, इसी के फॉर्मूले से भी हम लोग कंडीशन अप्लाई कर देंगे, मतलब दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F समानुपाती m1, कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल लिखें तो m1 m2 अपॉन r², ये हम लोग को क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है। अब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई एक नियतांक मिलेगा, तो नियतांक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, F = कैपिटल G, ठीक है ना, कैपिटल G क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन r², ये भी हम लोग को फार्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा, यही मेन हम लोग का फार्मूला होता है। तो हम लोग ये फार्मूला आप लोगों को निकाल के दिखा दिए, क्या दो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का यही डिफिनेशन होता है, यही फार्मूला होता है। चलिए हम लोग दूसरे पे चलिए आते हैं हम लोग क्या, चुंबकीय, या इसे हम लोग लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि दो चुंबक होता है, दो चुंबक के बारे में होता है। एक चुंबक क्या हम लोग ले लेंगे, इसको Q1 Q2, इनके बीच की दूरी हम लोग क्या लेंगे, R। तो सेम एक ही, तो वही से भी डिफिनीशन इसका भी होता है, वही इसका भी तरीका होता है। तो ये किसके अनुसार होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि वो न्यूटन के अनुसार होता है, ये कूलाम के अनुसार रहता है, ठीक है ना। किसके अनुसार, कूलाम के अनुसार। तो हम लोग चलिए इसको बताते हैं कूलाम के अनुसार, फिर बता दें डेफिनेशन, उसके बाद लिख देते हैं। कूलाम के अनुसार क्या होता है, किसी दो चुंबक के आवेश, दोनों चुंबक का आवेश, ठीक है ना, तो उसके चुंबकीय बल के क्या होता है, समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, या चुंबकीय बल कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बता देते हैं कि किसी कूलाम के अनुसार किसी दो चुंबक का आवेश या दूसरी दो चुंबक के आवेश का गुणनफल चुंबकीय बल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
समानुपाती होता है। ठीक है ना, यही फार्मूला होता है इसका, मतलब सॉरी इसका यही डिफिनीशन होता है। तो चलिए हम लोग फार्मूले पे आते हैं। तो मतलब क्या होता है, जो चुंबकीय बल क्या होता है, F, ठीक है ना, F होता है। F समानुपाती क्या होता है, Q1 और Q2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, मतलब ये इनके गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों के मतलब ऐड करेंगे तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपन R²। यहाँ से समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो F = K नियतांक मिलेगा Q1 Q2 अपन R², ठीक है ना। तो यहाँ पे जो K है, K ही हम लोग नियतांक हम लोग ले लेंगे, यही हम लोग क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये दूसरा आप लोग देख चुके हैं। चलिए हम लोग तीसरे पे चलते हैं। अब आगे आते हैं तीसरे पे कोई फार्मूला नहीं है, बस तीसरे पे थ्योरी है, थ्योरेटिकल। जैसे कि आप लोग कोई एक नाभिक देखे होंगे, नाभिक के अनुसार होता है, मतलब नाभिक कोई देखे होंगे तो उसके अनुसार हम लोग इसमें थ्योरेटिकल केवल बताया गया है, ठीक है ना। चलिए हम लोग तीसरे पे आते हैं। तीसरा बताते हैं कि ये नाभिकीय बल किसे कहते हैं, उसके बाद क्षीण नाभिकीय बल किसे कहेंगे, ये भी आप लोग को हम बता देंगे। पूरा डीपली आप लोग को कंफर्म समझा दे रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा मिस ना करें, पूरा देखें, ठीक है, अंत तक। आ जाएगा तीसरा, क्या हो जाएगा, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल बता दें, न्यूक्लियस फोर्स किसे कहते हैं। जैसे कि किसी नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, किसी क्या हो जाए, परमाणु के, ठीक है ना। तो किसी परमाणु के अंदर, मान लीजिए ये परमाणु हो गया, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है ना, तो इसी को हम लोग नाभिक कह देंगे। तो किसी परमाणु में नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है ना, तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच जो बल कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। इसका थ्योरी यही हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, सॉरी हाँ, नाभिकीय बल कहते हैं, उसे नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। ये नाभिकीय बल का डेफिनेशन हो जाए। आप लोगों को नाभिकीय बल तो समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट बचता है आप लोगों का चौथा बचता है क्षीण नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, अब ये क्षीण नाभिकीय बल किसे कहते हैं, ये आप लोग को हम एकदम डीपली बताएंगे। जैसे कि आप लोग सुने होंगे अल्फा बीटा गामा 3 रे होते हैं, ठीक है ना। तीनों रे, मान लीजिए कोई एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे कराने में हम लोग क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक बॉडी रहती है, बॉडी के पीछे हम लोग एक प्लेट लगाया था, एक मशीन के द्वारा वहाँ से एक्सरे आता है, हम लोग बॉडी के छेद के उस पे हम लोग को फिगर बनाता है या उसका डायग्राम बनाता है। जो हम लोग के शरीर में हार्ड चीज़ रहता है उसका वहाँ पे डायग्राम बनाता है। जहाँ पे करेक्ट रहता है तो वहाँ पे कम डायग्राम बनाता है, वहाँ पे डायग्राम ही नहीं बनाता। तो इससे हम लोग मालूम चलता है कि शरीर में कितनी जगह पे टूटा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा हाथ हुआ, यहाँ पे अगर टूट गया, ये फिंगर जो टूट गया होगा, टूटने पे थोड़ा सा गैप बनेगा, तो यहाँ पे एक्सरे मारेंगे। जब एक्सरे मारेंगे तो जो हड्डी, मोटी मोटी हड्डी रहेगी तो इसका तो कम्प्लीटली निकल जाएगा, और जहाँ पे टूटा रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, दाग धब्बा नहीं आएगा, वहाँ पे उगेगा ही नहीं। तो जब नहीं उगेगा तो उससे मालूम चल जाएगा कि ये हड्डी हमारी टूट चुकी है। तो एक्सरे को जब भेजा जाता है तो भेजने में कुछ बल कार्य करता है कि नहीं, ये अल्फा बीटा गामा। तो जो अल्फा बीटा गामा होती हैं, जैसे परमाणु को तोड़ने में अल्फा बीटा गामा बहुत ही सहायक होती हैं। तो जब परमाणु को जब तोड़ने के लिए हम लोग भेजते हैं या क्षीण करते हैं ना, तो क्षीण करने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, जब नाभिक से
जब नाभिक से अल्फा कामा बीटा कामा तथा गामा एंड लिख दीजिए एंड गामा किरणों को किसी वस्तु पर डालने में लगे बल को क्या कहते हैं? क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग आप लोगों को पूरा बता दिए। आप लोगों को चारों बल के बारे में हम लोग दिखा दिए होंगे। आप लोग लिख भी चुके होंगे और आप लोग जान चुके होंगे, याद भी कर चुके होंगे। ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को एंड प्रेस द पर बेल आइकन और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसके आगे का जो भी थोड़ा सा जो पार्ट बचे, इस पार्ट में जो बचा है उसको हम लोग अगले वीडियो में अपलोड कराएंगे और अगले पार्ट का हम लोग भी उसी में दोनों कंबाइन करा के आप लोग को अपलोड करा देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा। धन्यवाद।